Hello everybody. One more time welcome back to your myself Ambujaj and finally we are back into our channel AR Foundation. So first of all a very happy good morning, good evening and good afternoon to you. So as we all can see here we are back with a new concept which is our metals and non-metals for class 10th. So before starting this video, my first request to you all, if you had not seen our previous lectures for metals and non-metals, please go and see those lectures which we discussed in last videos. तो आप जाकर उसे देख लीजिए जरूरी, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बिना टाइम वेस्ट हुए चले इस चैनल को और इस कंसेप्ट को स्टार्टअप करते हैं. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द यूजेस. क्या करने वाले हैं? वी discussed many things in our last videos. There we saw how metals react with non-metals. नहीं, ये अभी concept clear नहीं हुआ है. There we saw how metals react with acids, bases. Certain cases हम लोगों ने हाइड्रोजन को लिया, कई बार एग्जाम्पल्स को लिया, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा. तो these all concept हमारे क्लियर हैं, हमारे माइंड में पूरी तरह से फिट है. तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं यूजेस के बारे में. स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग विथ द यूजेस. So individually we will go through metals, then we will go through non-metals. Okay. So first with metals, uses of metals. So we have to take many more uses. So let's start. So first use क्या है भाई? So in our common life we all can see means everywhere we find wires. मीन्स वायर्स हैं तो कहीं ना कहीं वायर के अंदर तो कोई मेटल है, बिकॉज फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट वी रिक्वायर्ड व्हाट? मेटल्स. तो ये तो बहुत बड़ा यूज है, क्योंकि प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो सिंपली लिख सकते हैं फॉर मेकिंग वायर्स, यानी वायर्स के लिए यूज होते हैं हमारे मेटल्स. आप मेटल्स के स्पेशली नाम लिख लीजिए, कॉपर एंड अल्युमिनियम, आयन भी होता है. ठीक है, चलिए सेकेंड यूज देखते हैं. ओके, सेकेंड यूज जो कि काफी यूजफुल है हमारे लिए, वो है हमारा एल्यूमिनियम. क्या भाई? एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम एंड आयन का भी होता है. आर यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स. क्या बनते हैं इनसे? यूटेंसिल्स, बर्तन बनते हैं. बनता है ना? तो ये भी एक मेरा इंपॉर्टेंट यूज हो गया. ओके, लेट्स सी थर्ड यूज. थर्ड यूज क्या है भाई? तो थर्ड यूज क्या है कि हम लोग देखते हैं कि हमें बुखार लग गया. आई भाई, हमें बुखार नहीं लगा है. सपोज दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर. तो हम लोग फीवर को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर. तो थर्मामीटर में हम लोग देखते हैं कि लिक्विड लाइक अ सब्सटेंस क्या रहता है? अवेलेबल रहता है. तो व्हाट इज दैट? एक्चुअली दैट सब्सटेंस इज आवर मर्क्यूरी. एंड हमें पता है कि मर्क्यूरी इज द ओनली एक्सेप्शनल मेटल विच इज फाउंड इन आवर लिक्विड स्टेट. सो मर्क्यूरी इज यूज्ड इन थर्मामीटर्स. तो ये भी तो मेटल है भाई. तो मेटल में ये भी हो गया थर्मोमीटर्स. ओके, अब देखते हैं और यूज क्या है भाई. तो अब देखो, आपने क्रोमियम एंड स्टील के बारे में जरूर सुना होगा. क्रोमियम एंड निकल के बारे में. तो विद द हेल्प ऑफ क्रोमियम एंड निकल हम लोग स्टेनलेस स्टील का फॉर्मेशन करते हैं, जो हम लोग जब आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल से जानेंगे कि कैसे अलॉयस बनते हैं. जैसे आपको पता है ब्रास, आप ले सकते हैं स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील. सो फॉर फॉर्मिंग दीज ऑल थिंग्स वी रिक्वायर्ड व्हाट? मेटल्स ओनली. तो आप क्रोमियम लिख लीजिए. क्रोमियम, निकल एक्सेट्रास आर यूज्ड. तो ये सभी भी तो मेरे मेटल्स हैं भाई. ओके, अब देखते हैं भैया, ये सब तो कॉमन एग्जांपल है. आप बोल सकते हो कि फॉर पैकेजिंग फूड मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं, पैकेट्स में करते हैं ना. तो ये सभी तो कॉमन यूज है भैया. कोई ऐसा यूज बताओ जो कि काफी यूजफुल है हमारे स्टडी पर्पस के लिए. चलो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपको लिए मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस बता रहा हूं. ठीक है, चलो देखते हैं वो दोनों यूजेस को. तो वन बाय वन ये दोनों जो यूजेस हैं ये काफी यूजफुल हैं आपके लिए, जो आपको याद रखनी है. ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करना. ओके
तो हम लोगों को देखा कि हम लोगों ने लगभग बहुत टाइम के बाद अपना वीडियो स्टार्ट किया, सो आई लॉस्ट द हैबिट ऑफ कंटिन्यूटी। हमें स्पीक करने का मीन्स द हैबिट विच आई मेंटेन इन लास्ट मेनी वीडियोस, आई लॉस्ट दैट हैबिट। तो थोड़ा तो ड्रिंक बनता है बीच बीच में, तो आपको रेस्ट के साथ पढ़ना है, मजा आएगा। ओके, तो 1 हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब देखते हैं भैया और क्या यूज है। ओके, कोई यूज बच रहा है, बहुत बड़ा एक यूज बच रहा है। क्या? देखो, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि क्लास 8 में आपको ये कंसेप्ट था कि बी यूज वन मटेरियल विच इज आवर जिंक। जिंक का यूज किस लिए होता है? ग्लैवेनाइजिंग ऑफ आयरन, ग्लैवेनाइजिंग, या फिर लिखें तो कोटिंग, कोटिंग के लिए, आयरन कोटिंग के लिए, फॉर प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम गेटिंग रस्ट। तो वहां पर भी हम लोग मेटल का यूज करते हैं जो कि जिंक है। आप एक और ले लो भाई, जिरकोनियम ले लो, जिरकोनियम। ठीक है, जिरकोनियम ले लो, जिरकोनियम। यह जो मेटल है ना, इसका भी यूज स्पेशल यूज है। कैसे? देखो, कई बार आपने देखा होगा जिरकोनियम का भी अपना यूज है। आप उससे पहले एक चीज और देखो कि हम लोग आयरन का भी यूज करते हैं एक प्रोसेस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना कि आयरन का हम लोग यूज करते हैं हार्वर्स प्रोसेस में, हार्वर्स प्रोसेस में। हार्वर्स प्रोसेस क्या है भाई? सो हार्वर्स प्रोसेस के थ्रू हम लोग NH3 का फॉर्मेशन करते हैं। आप बोल रहे हो कि भैया NH3 का फॉर्मेशन हार्वर्स प्रोसेस के थ्रू कैसे होता है? तो अगर आप चाहते हो तो इसके बारे में मैं एक डिटेल साथ शॉर्ट वीडियो आपको बना दूंगा। ठीक है, देखो, हार्वर्स प्रोसेस में हम लोग किसी भी, जैसे यहाँ पे हम लोग बेसिकली कैटलिस्ट के फॉर्म में आयरन को यूज कर रहे हैं ना, तो हमें पता है कि आयरन के एबिलिटी में ही हम लोग हार्वर्स प्रोसेस के थ्रू अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हमारा एक बेस्ट फर्टिलाइजर के तौर पे यूज किया जाता है। तो आप इसे भी अपने मेटल्स के यूजेस में रख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं नॉन मेटल्स के यूजेस के बारे में। ठीक है, एक मिनट होल्ड करो। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने नॉन मेटल्स के यूजेस के बारे में। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। भाई नॉन मेटल्स के यूजेस क्या क्या होंगे? ये सभी कंसेप्ट क्लियर रहने चाहिए आपको। ये सिंपल कंसेप्ट है, ये आपको ज्यादा यूजफुल है नहीं, बिकॉज दीज ऑल कंसेप्ट वी स्टडी इन आवर क्लास 8, 9 सभी में पढ़ चुके हैं, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। बट जो यहाँ पे रिएक्शन होगा ना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, ये काफी आपके लिए यूजफुल है। तो आप इसे स्टार्ट करके आप क्या करना है, आपको टाइम आउट जल्दी जल्दी टाइम जैसे होता है ना कि हम लोग 5 सेकंड 10 सेकंड आए करके आपको देखते जाना है। ठीक है, कंटिन्यूटी मेंटेन यहाँ से आपको नहीं करनी है। हम आते हैं नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, सो द फर्स्ट यूज we know oxygen. Oxygen is available everywhere in our atmosphere. We use it for what? We use it for respiration. तो आप लिख लो भाई कि respiration के लिए यूज करते हैं, respiration, for respiration आपको लिख देना है, for respiration। आपको पता है कौन सा? तो ऑक्सीजन, नो डाउट। चलो, ये सिंपल सा एक हो गया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला देखते हैं। नाउ फॉर ऑब्टेनिंग fertilizers, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो फिर से नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन जो है ना, बहुत इसका यूज है। ये जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है नाइट्रोजन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन आवर सराउंडिंग। हमें पता है ऑलमोस्ट इन अबंडेंस नाइट्रोजन इज ओनली फाउंड इन आवर एटमोस्फेयर या फिर एयर, हमें पता है। तो एयर में सबसे ज्यादा अवेलेबल कौन सा एलिमेंट है? तो नाइट्रोजन है, नो डाउट। नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर मेनी मोर पर्पसेस, फॉर फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनिया, एज आई टोल्ड यू इन मेटल्स आल्सो, हार्वर्स प्रोसेस के बारे में। ओके, सेकेंड चीज देख सकते हैं ना कि नाइट्रोजन का यूज होता है कहां? फॉर फॉर्मिंग, क्या होता है बताओ? कहीं पे आपने देखा है नाइट्रोजन का और यूज? अरे सबसे बड़ा इसका यूज हम लोग देखते हैं अपने कॉमन लाइफ में। सोचो थोड़ा सा, कहां देखते हैं बताओ? कहीं सोचे आपने कि कहां देखते हैं हम लोग नाइट्रोजन का बहुत बड़ा यूज? तो आपको मैं क्लियर कर दूं ना कि नाइट्रोजन का हम लोग सबसे बड़ा जो यूज देखते हैं वो होता है हमारा किसी भी, देखो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करो। ये जो मैं टर्म देने जा रहा हूं आपको बोर्ड पर, ये आपके लिए काफी यूजफुल है, एक मिनट। ओके, सो ये जो टर्म है ये है हमारा TNT। अब बोलिएगा TNT क्या होता है? चलो इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। TNT और आपने एक नाम सुना होगा इलेक्ट्रोलाइट्स। अब आप कहिएगा दोनों क्या सेम है? नो,
एब्सोल्युटली दोनों सेम नहीं है, बट ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग नाइट्रोजन का यूज करते हैं फॉर फॉर्मिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब भाई टीएनटी क्या है, टीएनटी कौन सा मुद्दा आ गया, टीएनटी का मतलब क्या है, ये पूरा चीज मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। देखो, अब आपने सुना होगा कई बार कि कई बार हम लोग जो सबसे बड़ा क्या होता है भाई, देखो सबसे बड़ा टर्म ये तो आपने जरूर सुना होगा आरडीएक्स। अब बोलना भैया आरडीएक्स का ज्यादा ज्ञान मत दो, ये तो एक्सप्लोसिव बॉम्ब बनाने में यूज था। अब देखना कि ये जो टीएनटी का है ना यूज, ये एक्चुअली आरडीएक्स बनाने में ही यूज होता है। अब आरडीएक्स बोलो या फिर एक्सप्लोसिव बोलो। अब क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा है कि आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे फिजिक्स में, आपको अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक, सो देयर यू विल स्टडी एटॉमिक फ्यूजन एंड फिजन। तो वहां पर भी हम लोग कई बार, जैसे तो वहां पर हम लोग यूरेनियम लेते हैं, यूरेनियम ज्यादा मेरा क्या है भाई, ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन नाइट्रोजन का भी यूज किया जाता है एडिशनल। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे हम लोग एलॉय का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि क्रोमियम के बिना यूज कहीं हम लोग बना लेंगे पूरी तरह से, नहीं, तो देयर वी हैव टू यूज नाइट्रोजन आल्सो। सो फॉर फॉर्मिंग और फॉर मेकिंग एक्सप्लोसिव आरडीएक्स या फिर टीएनटी इलेक्ट्रोलाइट्स वी यूज नाइट्रोजन, नो डाउट। ओके, अब थोड़ा सा एक और देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा थर्ड हो गया। थर्ड देख लेते हैं, फॉर क्या, फॉर ग्लैवेनाइजिंग। हम बोलिए ग्लैवेनाइजिंग क्या है, ग्लैवेनाइजिंग के लिए हम लोग स्पेशली यूज करते हैं एक इंपॉर्टेंट सल्फर। देखो फॉर ग्लैवेनाइजिंग हम लोगों ने लास्ट टर्म जो यूज किया वो था ग्लैवेनाइजिंग, बट यहां पे ग्लैवेनाइजिंग ना है, यहां पे है वल्कनाइजेशन। अब आप सोच रहे होंगे वल्कनाइजेशन एंड ग्लैवेनाइजिंग को मैंने एक साथ क्यों लिया। देखो, ग्लैवेनाइजिंग का मतलब इसलिए मैंने लिया था क्योंकि ग्लैवेनाइजिंग का मतलब होता था कोटिंग। मैं दोनों टर्म को इसलिए ले रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन आ जाती है। जैसे आप फर्स्ट टर्म पढ़ोगे तो आपको लगेगा भैया ग्लैवेनाइजिंग और वल्कनाइजेशन एक ही है, नहीं, वल्कनाइजेशन का मतलब होता है हार्डनिंग। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आप लोग जो रबर यूज करते हो, आप जो रबर यूज कर रहे हो एंड एक रबर जो टायर में अवेलेबल है, क्या वो दोनों सेम रहता है? ऑब्वियसली मटेरियल, इंटरनल मटेरियल सेम हो सकता है, बट दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रेंथ बहुत डिफरेंट होता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर ग्लैवेनाइजेशन, नो, बिकॉज ऑफ देयर वल्कनाइजेशन। ये वाला टर्म मिटा लो भाई, ये मेटल का यूज है तो इसे आप ना लिखो, समझ में डॉट आ जाएगा, कंफ्यूजन आ जाएगा। फॉर वल्कनाइजेशन यानी क्या करते हैं हम लोग, उसे हार्डनिंग करते हैं, उसके जो शेप है उसको और स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हार्ड करते हैं, और ये मोस्टली इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। किसको यूज करते हैं? फॉर ग्लैवेनाइजिंग हम लोग सल्फर को यूज करते हैं, एम आई राइट? सल्फर को यूज किया जाता है, ठीक है, सल्फर को यूज किया जाता है वल्कनाइजेशन के लिए। क्लियर है आप लोग? अब आप लोग और चाहे तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे आप हाइड्रोजन को ले लो, हाइड्रोजन यूज किया जाता है हमारे फ्यूल में। फिर नाइट्रोजन, पता ही है आपको नाइट्रोजन का यूज और कहाँ है भाई, तो नाइट्रोजन का यूज है हमारा जो फूड मटेरियल्स होता है ना, तो फूड मटेरियल्स में हम लोगों ने देखा कि फूड मटेरियल में जैसे आप कुरकुरे खा रहे हो, तो कुरकुरे का पैकेट बहुत ठगता है हम लोग को, बेसिकली बोलूं तो वी आर, हाँ, तो जैसे आप कोई भी फूड मटेरियल ले रहे हो, ऑफलाइन ले रहे हो या फिर डायरेक्ट मार्केट से खरीद रहे हो, पैकेट वाला कोई मटेरियल खरीद रहे हो, कुरकुरे या चिप्स है, तो वे सभी थोड़ा सा रहता है, बट देखने में लगता है भाई इतना सारा उसमें कंटेंट है, बट ऐसा होता नहीं है, उसमें ज्यादा एयर पार्टिकल जो कि मोस्टली नाइट्रोजन रहता है उससे वो फिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है ना ये नॉन रिएक्टिव है, और नॉन रिएक्टिव होने के कारण क्या करता है कि उससे डिकम्पोज होने में, स्पॉइल होने से बचाता है। तो फाइनली हम लोगों ने यूजेस को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आ चुके हैं अगले कंसेप्ट के साथ, जहां हम लोग यूज करने वाले हैं बहुत बड़ा टर्म यूज करने जा रहे हैं। ये टर्म होने जा रहा है मेरा भाई, बोलो 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 बोलो, क्या होने वाला है? ये होने वाला है रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अभी तक आपने सीरियस नहीं लिया वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब इजी था, बट यहां से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टर्म आ गया, रिएक्शन ऑफ metals with non-metals, means these two we are going to react. Till now we reacted many things. In part 1 we saw characteristic, then we reacted metals with acids, metals with bases, non-metals with acids, non-metal with bases, then with water. After reacting these all substances together,
वी गॉट सर्टेन रिजल्ट्स, हम लोगों ने याद किया क्या होता है भाई, कौन सा हमारा गुड कंडक्टर था, कौन सा बैड कंडक्टर था, कहाँ पे एसिड मिल रहा था, कहाँ पे बेस मिल रहा था, एसिडिक ऑक्साइड क्या थे, मेटालिक ऑक्साइड क्या थे, बेसिक ऑक्साइड थे, ये सभी हम लोग को टर्म पहले कुछ वीडियोस के अंदर पता चल गया था। बट यहाँ पे व्हेन वी आर गोइंग टू रिएक्ट मेटल्स एंड नॉनमेटल्स टुगेदर, वी विल गेट सर्टेन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स व्हिच मस्ट बी केप्ट इन आवर माइंड। तो आपको यहाँ से वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखना। ओके, एंड वन मोर टर्म आई हैव टू टेल यू ऑफ, मीन्स नाउ वी आर स्टडिंग फॉर और वी आर डीलिंग ओनली, और मोस्टली बोले तो टेंथ के लिए, 10th को लिए ज़्यादा फोकस करते हैं। बट ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, ये आपको 8 में भी पढ़ने हैं, 9 में भी पढ़ना है, 10 में भी पढ़ना है। सो आपको ये जो सीरीज दिया जाता है ये बहुत यूजफुल होता है फॉर फॉर्मिंग ए स्ट्रेंथफुल बेस। अगर आपका बेस फॉर्म है बहुत अच्छा से स्ट्रेंथफुल है तो वो आपको आगे भी हेल्पफुल होता है। तो इसलिए हम लोग को पता है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जानने से पहले हम लोग को एक टर्म मिलेगा आयंस, आयंस एंड रेडिकल्स, आयंस एंड रेडिकल्स। ओके, आयंस क्या है, रेडिकल्स क्या है भाई? तो आयंस एंड रेडिकल्स आर नॉट सेम टर्म्स बट दे आर अप्रोक्सीमेटली 90% सेम। कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक आवर, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू टेक ऑक्सीजन, यू टेक आयरन, do these two substances are same? Absolutely not. One is metal, one is non-metal. But when we consider as element, then both these are same. So according to that, ये जो आयंस होते हैं ये सिंगल होते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ ना तो सिंगल वाले को हम लोग आयंस लिख देते हैं, लेकिन रेडिकल्स बोलते हैं तो इन्हें बोलते हैं हम लोग पॉलीएटॉमिक आयन। क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक आयंस। जैसे आपको याद होगा हम लोगों ने देखा सल्फर डाइऑक्साइड, NH4, अमोनियम, ये सभी के ऊपर भी अपना कुछ चार्ज होते हैं। तो ये क्या थे? ये तो भाई अकेले तो नहीं है, ना ही हम लोग सल्फर का बात करें, ना ही यहाँ पे नाइट्रोजन का बात करें, ना ही हाइड्रोजन का बात करें, ये दोनों आपस में पहले से ही रिएक्ट किए हुए। तो ऐसे आयंस को बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस और रेडिकल्स। आई होप कि आपको ये टर्म क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो, व्हाट आर आयंस? रटे रटाई बात। आयंस आर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन आवर एटम ऑफ एवरी एलिमेंट। नो डाउट, बोल दिए, आपको समझ में आया ना है। फर्दर हमें पता है कि कैट आयन एंड एनायन दो प्रकार के आयन होते हैं। कैट एन, कैट का मतलब होता है पॉजिटिव, एन का मतलब होता है नेगेटिव। बट यही अगर हम लोग कैथोड एंड एनोड देखें, कैथोड होता है नेगेटिव और एनोड होता है पॉजिटिव। तो ये होते थे किसके होते हैं? डायोड के। ठीक है, डायोड के कैथोड एंड एनोड। ओके भाई, छोड़ो इसको टर्म। हम लोगों ने ये दो टर्म पढ़े थे कहां पर, जब हम लोग यूज कर रहे थे, क्या यूज कर रहे थे आपको याद है? क्लास 8 में हम लोगों ने ये टर्म्स पढ़े हैं। दे हैव यूज्ड व्हाट? आवर इलेक्ट्रो लाइट बनाने में यूज किया था हम लोगों ने कैथोड एंड एनोड का। याद है आपको कैसे कार्बन रॉड का यूज किया था हम लोगों ने? छोड़िए वो टर्म्स, कैट आयन आयन पे ध्यान दीजिए। कैट का मतलब होता है पॉजिटिव, एन का मतलब होता है नेगेटिव। कैट आयन मींस हैविंग पॉजिटिव चार्ज, एन आयन मींस हैविंग नेगेटिव चार्ज। सो टिल नाउ वी नो दैट ऑल मेटल्स आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब क्या है कि ऑल मेटल्स के पास एक एबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, एंड जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इनके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। जैसे नॉर्मली हमें पता है कि सपोज वी टुक एनी एग्जांपल, सपोज वी टुक एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना भाई बोलो? आई होप कि 11 है। 11 है कि नहीं है ना? तो 11 में हम लोग देखते हैं कि 11 क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन भी 11 है और 11 इलेक्ट्रॉन भी है एंड 11 न्यूट्रॉन भी है। तो इसके पास अभी कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये एलिमेंट है, ये मेरा मेटल है। बट अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दीजिए तो इसके पास कितने हो जाते हैं? 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, and in that case it gets a charge and it forms an ion which is our cation, and it gets a charge of positive charge। तो यहाँ पे हो जाता है एल्यूमिनियम आयन बन जाता है। तो एल्यूमिनियम आयन हो जाता है, अब ये मेटल या फिर एटम नहीं रह पाता है, या एलिमेंट एल्यूमिनियम ना होकर अब ये एल्यूमिनियम आयन बन जाता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक टर्म्स है, क्लास 9 में आपने पढ़ रखा होगा। नो डाउट, क्लियर है आप लोग? ओके, अब आते हैं थोड़ा सा जो आपको यहाँ पे पढ़ना है इस क्लास में, वो क्या है भाई? सो ऑलवेज वी हैव टू रिमेंबर
metals have the ability to lose electrons, whereas non-metals have the ability to gain electrons. अब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स. दैट्स व्हाई दे एक्वायर द नेगेटिव चार्ज. And when these two react with each other, they forms some what? They forms a compound, and we know compound is mostly 90% cases they are non-reactive. क्यों होता है ना कि जैसे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जैसे मैं आपको बोलूं तो मेरे पास 5 रुपए ज्यादा है और मेरे दोस्त के पास 5 रुपए कम है. तो मैं दोस्त मांग रहा है भाई कोई दे दो कोई दे दो, मैं बोला हमको ले लो भाई मैं बहुत अमीर हूँ, ले लो 5 रुपए ले लो 5 रुपए. तो मैंने 5 रुपया दे दिया अपने दोस्त को, मेरा 5 रुपया दोस्त ले लिया. अब मेरे पास भी कोई बचा नहीं है ज्यादा और उसके पास बेचारे के पास कम भी नहीं है, तो हम दोनों ने एक बॉन्ड बना लिया. अब ये बॉन्ड काफी बड़ा मजबूत बॉन्ड है. कैसे? क्योंकि मैं भी नहीं चाहूंगा कि मेरा दोस्त को पैसे की कमी हो और मेरा दोस्त भी नहीं चाहेगा कि मेरे पास पैसे ज्यादा हो. हाँ ऐसे मजाक होगी. बट आप समझो ना कि यहाँ पे दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है ये बॉन्ड काफी स्ट्रांग होगा. कहने का मतलब है यहाँ पे मेटल्स अपना प्रॉपर्टी को रखेगा 100% और नॉन मेटल्स भी अपने प्रॉपर्टी को रहने देगा. तो इन दिस केस अपने जो नया कंपाउंड बना ये कंपाउंड काफी पावरफुल कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों अपने स्ट्रेंथ के ऊपर वर्क कर रहे हैं. आया आपको बात समझ में? चलो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा ये टर्म को. सो हियर अप टू क्लास 9 वी स्टडी कंपाउंड्स पढ़ के आ चुके हैं हम. अब हम लोग पढ़ने वाले बॉन्ड के बारे में. व्हाट? बॉन्ड. सो व्हाट इज बॉन्ड? पहले जान लेते हैं बॉन्ड होते क्या हैं. सो बॉन्ड इज नथिंग बट ए प्रोसेस बाय विच टू एलिमेंट्स रिएक्ट विथ ईच अदर. आप बोलिएगा कि भैया बॉन्ड का मतलब ऐसा होता है प्रोसेस, तो आप कई बार देखते हो कि बॉन्ड का मतलब चेन भी हम लोग लिख देते हैं लोकल लैंग्वेज में समझने के लिए. पर आपको मैं कंफर्म करके बोलूँ ना तो बॉन्ड का मतलब यही होता है ना कि व्हेनेवर मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल या फिर व्हेनेवर टू एलिमेंट्स रिएक्ट क्लोजली विथ ईच अदर, तो उसी प्रोसेस को या उसी मैकेनिज्म को बॉन्ड बोल देते हैं. ठीक है, ओके. अब इस बॉन्ड को दो टाइप से बांटा गया. फर्स्ट होता है आयनिक बॉन्ड एंड फर्दर इट फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड. ठीक है, आयनिक बॉन्ड. सेकेंड होता है कोवैलेंट बॉन्ड. क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड. Here we can see covalent. Valent means something related to our valency. And what is valency? The ability to react with other elements is known as tendency or ability is our valency. Confirm हो गए आप लोग? अब देखना ionic bond. Ionic bond is always formed whenever a metals react with a non-metal. Remember always कि whenever a metal react with a non-metal, in that case ionic bond is formed. Why? Ionic bond is also known as electromagnetic bond. क्या होता है भाई? Electromagnetic bond. Whereas covalent bond, no other names. In case of ionic bond, there is what? There are two things. First, either there is exchange of electrons, there is exchange of charges. जैसे मैं आपको बोलूँ ना कि अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई एल्युमिनियम ले लो, एल्युमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम थे यानी एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, एल्युमिनियम आयन के पास Al+ चार्ज लग गया. अब आप ले लो यहाँ पे क्लोरीन के पास, क्लोराइड आयन के पास एक नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. तो अगर हम लोग इन दोनों को ऐसे रिएक्ट करा दें, इसको इससे रिएक्ट करा दें, तो हमें क्या मिलेगा? AlCl. भाई हमें एक सी डॉट लग रहा है क्या कि 11 एल्युमिनियम ही होता है, एल्युमिनियम 13 होता है, फिर 11 आप कैसे बोल रहे हो? यही तो है, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करनी है कि एल्युमिनियम 11 है या 13 है. 10 नियोन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम है. तो ध्यान रखना इन बातों को कि अगर मैं आपको बताता हूं तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कई बार मैं चेक करने के लिए एल्युमिनियम को लिख देता हूं. तो अब हमें पता चलेगा कि Al3+. ठीक है, अब आप 11 नहीं याद रखिएगा. आपको मैंने बहुत बार ट्रिक तक बताया कैसे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रखो. तो अब ये कैसा बनाएगा? Al ऐसा बनाएगा, आई होप ऐसा बनाएगा. AlCl3 क्या बनाइए कंपाउंड? इसका नाम आपको बोलना है एल्युमिनियम Cl3 है. भाई क्या पढ़ोगे इसको? कमेंट करके बताओ, देखते हैं आप लोग क्या सीख के आए हो अभी तक. तो ऐसा कंपाउंड कुछ बना, तो ये कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ऐसे जब बॉन्ड बनते हैं, ऐसे जब कंपाउंड बनते हैं तो आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। एंड ऐसा जो बॉन्ड होता है उससे हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या, कैसा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल व्यू है, ये ओवरऑल ओवरव्यू। अभी हम लोग चैप्टर में इंड नहीं किए, इंटर नहीं किए पूरी तरह से। तो हमें पता चल गया कि किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शन का फॉर्मेशन 3 टाइप्स हो सकता है। पहला, एक इलेक्ट्रॉन किसी के पास ज्यादा है या सम इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो दे कैन शेयर विथ अदर्स, दे कैन गिव समवन, एंड जिसके पास कम है वह ले सकता है। तो बाय शेयरिंग या बाय गिविंग और बाय टेकिंग। ठीक है, बट यहां पे क्या होता है ना कि किसी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते नहीं, तो ये क्या करते हैं, आपस में शेयर कर लेते हैं बाय शेयरिंग। बाय शेयरिंग, जैसे कि मैं बोलूं तो मेरे पास 2 रुपये हैं, मेरे दोस्त के पास भी 2 रुपया, और दोनों के पास 2-2 रुपये का ही काम है। तो हम लोग कहेंगे भाई तुम भी मेरा 2 देते हो, मैं भी 2 देता हूँ, दोनों का हो गया 4, और आदमी के पास 2, यानी 4/2, यानी पर को 2 मिल भी जाएगा, और हम लोग 4 रुपये को आसपास अपने साथ रख लेंगे, दोनों एक जगह पे। तो ऐसे जब बॉन्ड बनते हैं तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एंड ये मोस्टली 100%, 9% या 100% बोलो, आप समझ लो कि ये कोवैलेंट जो बॉन्ड होते हैं ये नॉन मेटल्स के साथ ही बनते हैं। एक एग्जांपल, एक परसेप्शन, एक एक्सेप्शन होता है जो आपको मैं जब चैप्टर में जाऊंगा तो डिटेल से बताऊंगा। आई होप अप टू दिस आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद एक कंसेप्ट और है जो आपको ध्यान देनी, वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। और ऐसा नहीं आप कहिएगा कि भैया कोई अभी हम लोग बॉन्ड नहीं देखे, कोई एग्जाम्पल नहीं देखे, आप बोलेगा कि अगला वीडियो ऐसा नहीं आएगा। सो अगला जो वीडियो आने वाला है, द नेक्स्ट वीडियो विच वी विल सी, देयर वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस ओनली, रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। Especially we will see about covalent bonds, because the next chapter we are going to study is our carbon and compound, which is very useful and important chapter. लेंदी है बट बहुत यूजफुल है। ठीक है, एज आवर डाइवर्सिटी। चलो भाई एक चीज और, ये है हमारा टर्म इनर्टनेस। इनर्टनेस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म? कैन यू रिप्लाई मी इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन? If no, then please listen. Inertness का मतलब क्या होता है ना, the ability to be stable। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि स्टेबल रहना कौन नहीं चाहता है। मैं चाहता हूं हाँ भाई मेरे पास पैसे रहे, मैं आपका वीडियो अपलोड करते रहूं, आप वीडियो देखते रहें। आप लोग भी चाहते हैं स्टेबल रहें, मोबाइल मेरे को मिल जाए, मैं गेम खेलूं, पैसा करूं, मजा करूं। सब चाहता है कि भाई ये स्टेबल रहे। स्टेबल रहना यहाँ कौन नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है। तो एज लाइक दैट हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी चाहते हैं, खुदगर्ज हैं स्टेबल रहना। सो सभी स्टेबल रहना चाहता है, बट सब स्टेबल तो हो नहीं पाता। अब आप जनरल लाइफ में बोलते भाई वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो स्टेबल कैसे होगा, वो अच्छा नौकरी नहीं लेगा, वो ये वो है, हम लोग खरी खोटी बोल देते हैं। बट हियर वी हैव टू कंसीडर नो, इवन नॉन मेटल्स बोथ ऑफ देम ऑलवेज ट्राई टू बी एज स्टेबल इन दैट, फॉर दैट दे शो द इनर्टनेस। अब इनर्टनेस सभी के पास होते नहीं है। अब जैसे इनर्ट गैसेस है, वो तो पहले से ही जैसे होता है ना कि नेचुरली बॉर्न विथ इनर्ट प्रॉपर्टी। इनर्ट प्रॉपर्टी करने का मतलब क्या है कि वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लो, क्या है भाई, ऑर्गन ले लो, जेनॉन ले लो, नियॉन ले लो। तो ये सभी के पास बाय बर्थ इनके पास वो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये इनर्ट गैसेस ही हैं। बट सभी एलिमेंट्स चाहते हैं कि हम लोग स्टेबल बन जाए। तो उन केस में ये क्या करते हैं, दे डू समथिंग। व्हाट दे डू, अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो 4 मैं दे दूंगा, 4 कम है तो 4 ले लूंगा, बट मेरे पास ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो मैं बन जाऊंगा इनर्ट। अब इनर्ट बनना कौन नहीं चाहता, अपना ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन को सभी फुलफिल करना चाहते हैं। कितने ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 रहने चाहिए। बट एक एग्जांपल आप देखोगे, हीलियम का पास 2 है, बट ये स्टेबल है क्योंकि इसका ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन में 2 ही चाहिए, ऑक्टेट नहीं है, डुप्लेट। समझ में आ गई आपको बात? ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू ड्रॉप दिस वीडियो, and please comment me if you are having any more doubt from this introduction, because this is not the whole video, whole chapter, because this is our an interesting chapter which we have to consider, which we have to see as a part wise, not in a single video. So I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा,
And with this equation only, I'm going to drop this video over here. And if you think this video is somewhat helpful, so please share with your friends and other relatives who all think that these all concepts are vast. Thank you for watching this video. Meet you all in next video. Bye. Good luck. Prepare for your board exam. Best of luck.